नक्षत्रों की अंधाक्षादि संज्ञाएं। रोहिणी नक्षत्र से आरंभ करके 4-4 नक्षत्रों को क्रमशः अंध, मंदनेत्र, मध्यनेत्र और सुलोचन माने गए और पुनः आगे इसी क्रम से सूर्य के नक्षत्र तक गिनकर नक्षत्रों, गंध आदि 4 संज्ञाएं समझी। संक्रांति की विशेष संज्ञा। स्थिर राशियों वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में सूर्य की संक्रांति का नाम विष्णुपदी। द्विस्वभाव राशियों मिथुन, कन्या, धनु और मीन में षडशिति मुखा और तुला और मेष वृषभ, विषुवत, मकर में सौम्यायन और कर्क में याम्यायन संज्ञा होती है। पुण्यकाल्य। याम्यायन और स्थिर राशियों की विष्णुपद संक्रांति में संक्रांति काल से पूर्व 16 घड़ी, द्विस्वभाव राशियों की षड शीति मुखा और सौम्यायन संक्रांति में संक्रांति काल के पश्चात 16 घड़ी और विषुवत मेष तुला संक्रांति में मध्य संक्रांति काल में 8 पूर्व और 8 पश्चात की 16 घड़ी का समय पुण्यदायक होता है। सूर्योदय से पूर्व की 3 घड़ी प्रातः संध्या तथा सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ी सायं संध्या कहलाती है। यदि सायं संध्या में याम्यायन और सौम्यायन कोई संक्रांति हो तो पूर्व दिन में और प्रातः संध्या में संक्रांति हो तो पर दिन में सूर्योदय के बाद पुण्यकाल होता है। जब सूर्य की संक्रांति होती है उस समय प्रत्येक मनुष्य के लिए जैसा शुभ या अशुभ चंद्रमा होता है उसी अनुसार इस महीने में मनुष्यों को चंद्रमा का शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। किसी संक्रांति के बाद सूर्य जितने अंश भोग कर उस संक्रांति के आगे अयन का संक्रांति करें उतने समय तक संक्रांति या ग्रहण का जो नक्षत्र हो वो तथा उसके आगे पीछे वाले दोनों नक्षत्र उपनयन और विवाह आदि शुभ कार्यों में अशुभ होते हैं। संक्रांति या ग्रहण जनित अनिष्ट फलों, दोषों की शांति के लिए तिलों की ढेरी पर 3 त्रिशूल वाला त्रिकोण चक्र लिखें और उस पर यथाशक्ति सुवर्ण रखकर ब्राह्मणों को दान दें। ग्रह गोचर। तारा के बल से चंद्रमा बलि होता है और चंद्रमा के बलि होने पर सूर्य बलि हो जाता है तथा संक्रमणकारी सूर्य बलि होने से अन्य सब ग्रह भी बलि समझे जाते हैं। मुनीश्वर अपने जन्म राशियों से 3, 11, 10, 6 स्थानों में सूर्य शुभ होता है, परंतु यदि क्रमशः जन्म राशि से ही 9, 5, 4 तथा 12वें स्थान में स्थित शनि के अतिरिक्त अन्य ग्रहों से वो विद्ध न हो तभी शुभ होता है। इसी प्रकार चंद्रमा जन्म राशि से 7, 6, 11, 1, 10 तथा 3 में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 2, 12, 8, 5, 4 और 9 वे में स्थित बुध से भिन्न ग्रहों में विद्ध न हो तो मंगल जन्म राशि से 3, 11, 6 में शुभ हैं। यदि क्रमशः 12, 5 तथा 9वें स्थान में स्थित अन्य ग्रह से विद्ध न हो, शनि भी अपनी जन्म राशि से इन्हीं 3, 11, 6 स्थानों में शुभ है। यदि क्रमशः 12, 5, 9 स्थानों में स्थित सूर्य के सिवा अन्य ग्रहों से विद्ध न हो तो बुध अपनी जन्म राशि से 2, 4, 6, 8, 10 और 11 स्थानों में शुभ हो तो यदि क्रमशः 5, 3, 9, 1, 8 और 12 स्थानों में स्थित चंद्रमा के सिवा अन्य किसी ग्रह से विद्ध न हो। मनेश्वर गुरु जन्म राशि से 2, 11, 9, 5 और 7 इन स्थानों में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 12, 8, 10, 4 और 3 स्थानों में स्थित अन्य किसी ग्रह से विद्ध न हो। इसी प्रकार शुक्र भी जन्म राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 तथा 11 स्थानों में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 8, 7, 1, 10, 9, 5, 11, 6 3 स्थानों में स्थित अन्य ग्रह से विद्ध न हो। जो ग्रह गोचर में वेद युक्त हो जाता है वो शुभ या अशुभ फल को नहीं देता, इसलिए वेद का विचार करके ही शुभ या अशुभ फल समझना चाहिए। वाम वेद होने वेद स्थान में ग्रह और शुभ स्थान में अन्य ग्रह के होने से दुष्ट अशुभ ग्रह भी शुभ कारक हो जाता है। यदि दुष्ट ग्रह भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो शुभ कारक हो जाता है तथा शुभप्रद ग्रह भी पाप ग्रह से दृष्ट हो तो अनिष्ट फल देता है। शुभ और पाप दोनों ग्रह यदि अपने शत्रु से देखे जाते हों अथवा नीच राशि में या अपने शत्रु की राशि में हो तो निष्फल हो जाते हैं। इसी प्रकार जो ग्रह अस्त हो वो भी अपने शुभ या अशुभ फल को नहीं देता है। ग्रह यदि दुष्ट स्थान में हो तो यत्नपूर्वक उसकी शांति कर लेनी चाहिए। हानि और लाभ ग्रहों के ही अधीन है, इसलिए ग्रहों की विशेष यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए।
सूर्य आदि नवग्रहों की तुष्टि के लिए क्रमशः मणि, पद्मराग लाल, मुक्ता, मोती, विद्रुम, मूंगा, मकरत, पन्ना, पुष्पराग, पोखराग, वज्रहीरा, नीलम, गोमेद रत्न एवं वैदूर्य लहसनिया धारण करना चाहिए। चंद्र शुद्धि में विशेषता। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में प्रतिपदा में जिस व्यक्ति के चंद्रमा शुभ होते हैं उसके लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही शुभद होते हैं। अन्यथा यदि शुक्ल प्रतिपदा में चंद्रमा अशुभ हो तो दोनों पक्ष अशुभ भी होते हैं। पहले जो जन्म राशि से 2, 9, 5 में चंद्रमा को अशुभ कहा गया है वो केवल कृष्ण पक्ष में ही होता है। शुक्ल पक्ष में 2, 9 तथा 5वें स्थान में स्थित चंद्रमा भी शुभप्रद ही होता है यदि वो 6, 8, 12वें स्थानों में स्थित अन्य ग्रहों से विद्ध न हो। तारा विचार। अपने अपने जन्म नक्षत्र से 9 नक्षत्रों तक गिने तो क्रमशः 1 जन्म, 2 संपत, 3 विपत, 4 क्षेम, 5 प्रत्यरि, 6 साधक, 7 वध, 8 मित्र और 9 परम मित्र। इस प्रकार 9 ताराएं होती हैं। फिर इसी प्रकार आगे गिनने पर 10 से 18 तक, 19 से 27 तक क्रमशः वे ही 9 ताराएं होंगी। इनमें 1, 3, 5 और 7वीं तारा अपने नाम के अनुसार अनिष्ट फल देने वाली होती है। इन चारों ताराओं में इनके दोष की शांति के लिए ब्राह्मणों को क्रमशः शाक, गुण, लवण और तिल सहित सुवर्ण का दान देना चाहिए। कृष्ण पक्ष में तारा बलवती होती है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होता है। चंद्रमा की अवस्था। प्रत्येक राशि में चंद्रमा की 12 अवस्थाएं होती हैं जो यात्रा तथा विवाह आदि शुभ कार्यों में अपने नाम के सदृश ही फल देती हैं। अवस्था का ज्ञान। अभिष्ट दिन में गत नक्षत्र संख्या को 60 से गुणा करके उसमें वर्तमान नक्षत्र की भुक्त भयात घड़ी को जोड़ दे। योगफल को 4 से गुणा करके गुणनफल में 45 का भाग दे। जो लब्धि आवे उसमें पुनः 12 से भाग देने पर 1 आदि शेष के अनुसार मेघादि राशियों में क्रमशः प्रवास, नष्ट, मृत, जय, हास, रति, मुदा, सुक्ति, भुक्ति, ज्वर, कंप और सुस्थिति ये 12 गत अवस्थाएं सूचित होती हैं। ये अपने अपने नाम के समान फल देने वाली होती है। मेषादि लग्नों में कर्तव्य। पट्टबंधन, राजसिंहासन, राजमुकुट आदि धारण, यात्रा, उग्र कर्म, संधि, विग्रह, आभूषण धारण, धातु, खान संबंधी कार्य और युद्ध कर्म ये सब मेष लग्न में आरंभ करने से सिद्ध होते हैं। वृष लग्न में विवाह, मंगल कर्म, गृहारंभ आदि स्थिर कर्म, जलाशय, गृह प्रवेश, कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन आदि कार्य सिद्ध होते हैं। मिथुन लग्न में कला, विज्ञान, शिल्प, आभूषण, युद्ध संश्रव, कीर्ति साधक कर्म, राजकर्म, विवाह, राज्याभिषेक आदि कार्य करने चाहिए। कर्क लग्न में वापी, कूप, तड़ाग, जल रोकने के लिए बांध, जल निकालने के लिए नाली बनाना, पौष्टिक कर्म, चित्रकारी तथा लेखन आदि कार्य करने चाहिए। सिंह लग्न में ईख तथा धान्य संबंधी सब कार्य, वाणिज्य, क्रय विक्रय, हाट, कृषि कर्म तथा सेवा आदि कर्म, स्थिर कार्य, साहस, युद्ध तथा आभूषण बनाना आदि कार्य संपन्न होते हैं। कन्या लग्न में विद्यारंभ, शिल्प कर्म, औषधि निर्माण एवं सेवन, आभूषण निर्माण एवं उसका धारण, समस्त चर और स्थिर कार्य, पौष्टिक कर्म तथा विवाह आदि समस्त शुभ कार्य करने चाहिए। तुला लग्न में कृषि कर्म, व्यापार, यात्रा, पशुपालन, विवाह, उपनयन आदि संस्कार तथा तौल संबंधी जितने कार्य है वे सब सिद्ध होते हैं। वृश्चिक लग्न में गृहारंभादि समस्त स्थिर कार्य, राजसेवा, राज्याभिषेक, गोपनीय और स्थिर कर्मों का आरंभ करना चाहिए। धनु लग्न में उपनयन, विवाह, यात्रा, अश्वकृत, गजकृत, शिल्पकला तथा चर, स्थिर और मिश्रित कार्यों को करना चाहिए। मकर लग्न में धनुष बनाना, उसमें प्रत्यंचा बांधना, बाण छोड़ना, अस्त्र बनाना और चलाना, कृषि, गोपालन, अश्वकृत्य, गजकृत्य तथा पशुओं का क्रय विक्रय और दास आदि की नियुक्ति ये सब कार्य करने चाहिए। कुंभ लग्न में कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, जलाशय, शिल्पकर्म, कला आदि, जलपात्र, कलश आदि तथा अस्त्र शस्त्र का निर्माण आदि कार्य करना चाहिए। मीन लग्न में उपनयन, विवाह, राज्याभिषेक, जलाशय की प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, भूषण, जलपात्र निर्माण तथा अश्व संबंधी कृत्य शुभ होते हैं। इस प्रकार मेषादि लग्नों के शुद्ध शुभ स्वाति से युक्त या दृष्ट रहने से शुभ कार्य सिद्ध होते हैं।
पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट लग्न हो तो उसमें केवल क्रूर कर्म ही सिद्ध होते हैं, शुभ कर्म नहीं। वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, मीन, तुला और धनु ये शुभ ग्रह की राशि होने के कारण शुभ है तथा अन्य मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ ये पाप राशियां हैं। लग्न पर जैसे शुभ या अशुभ ग्रहों का योग एवं दृष्टि हो तो उसके अनुसार ही लग्न अपना फल देता है। यदि लग्न में ग्रह के योग या दृष्टि का अभाव हो तो लग्न अपने स्वभाव के अनुकूल फल देता है। किसी लग्न के आरंभ में कार्य का आरंभ होने पर उसका पूर्ण फल मिलता है। लग्न के मध्य में मध्यम और अंत में अल्प फल प्राप्त होता है। ये बात सब लग्नों में समझनी चाहिए। कार्यकर्ताओं के लिए सर्वत्र पहले लग्न बल, उसके बाद चंद्र बल देखना चाहिए। चंद्रमा यदि बली हो और सप्तम भाव में स्थित हो तो सब ग्रह बलवान समझे जाते हैं। चंद्रमा का बल आधार और अन्य ग्रहों के बल आधेय है। आधार के बल पर ही आधे स्थिर रहता है। यदि चंद्रमा शुभदायक हो तो सब ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो अन्य सब ग्रह भी अशुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन धन स्थान के स्वामी को छोड़कर ही ये नियम लागू होता है, क्योंकि यदि धनेश शुभ हो तो वो चंद्रमा के अशुभ होने पर भी अपने शुभ फल को ही देता है। लग्न के जितने अंश उदित हो गए, क्षितिज से ऊपर आ गए हों, उनमें से जो ग्रह हो वो लग्न के फल को देता है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि लग्न के जितने भावांश हो उनके भीतर रहने वाला ग्रह लग्न भाव का फल देता है, तथा उससे आगे पीछे हो तो लग्न राशि में रहता हुआ भी आगे पीछे के भाव का फल देता है। लग्न के कथित अंश से जो ग्रह आगे बढ़ जाता है वो द्वितीय भाव का फल देता है। इस प्रकार सब भावों में ग्रहों की स्थिति और फल की कल्पना करनी चाहिए। सब गुणों से युक्त लग्न हो तो थोड़े दिनों में नहीं मिल सकता, अतः स्वल्प दोष और अधिक गुणों से युक्त लग्न को ही सब कार्यों में सर्वदा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधिक दोषों से युक्त काल को ब्रह्मा जी भी शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े दोष से युक्त होने पर भी अधिक गुण वाला लग्न काल हितकर होता है। स्त्रियों के प्रथम रजोदर्शन अमावस्या, रिक्ता, 4, 9, 14, 8, 6, 12 और प्रतिपदा, इन तिथियों में परिधि योग के पूर्वार्ध में, व्यतिपात और वैधृति में, संध्या के समय सूर्य और चंद्र के ग्रहण काल में तथा विष्टि भद्रा में स्त्री का प्रथम मासिक धर्म अशुभ होता है। रवि आदि वारों में प्रथम रजोदर्शन हो तो वह स्त्री क्रमशः रोग युक्ता, पति की प्रिया, दुख युक्ता, पुत्रवती, भोगवती, पतिव्रता एवं क्लेश युक्त होती है। भरणी, कृतिका, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, आश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्रपद ये नक्षत्र तथा चैत्र, कार्तिक, आषाढ़ और पौष ये मास प्रथम मासिक धर्म में अनिष्ट कारक कहे गए। भद्रा, सूर्य की संक्रांति, निद्रा अवस्था, रात्रिकाल, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण ये सब प्रथम मासिक धर्म में शुभ नहीं। अशुभ योग, निंद नक्षत्र तथा निंदित दिन में प्रथम मासिक धर्म हो तो वह स्त्री उल्टा स्वभाव वाली होती है। इसलिए इन सब दोषों की शांति के लिए विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वो तिल, धृत और दुर्वा से गायत्री मंत्र द्वारा 108 बार आहुति करे और सुवर्ण दान, गोदान एवं तिल दान करे।